आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे रत्नागिरी में बसे महाराष्ट्र के वन ऑफ द बिगेस्ट फिशिंग मार्केट मिरकरवाड़ा को, एक और समुद्री किले रत्नदुर्ग को, भारत की स्वतंत्रता के पहले नेता माने जाने वाले लोकमान्य तिलक के जन्म स्थान को, और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट के साथ अंत करेंगे हमारे इस रत्नागिरी यात्रा को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रत्नागिरी का सबसे बड़ा फिश मार्केट जिसका नाम है मिरकरवाड़ा। और जो बाकी का पूरा व्लॉग है वो मैं मास्क पहन के करूँगी। उसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला तो कोविड का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहने वाले हैं, और दूसरा रीज़न ये कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे जनरली भी फ़िश का जो एक स्मेल होता है वो नहीं सहन होता। सिंस हम लोग फ़िश मार्केट में आए हैं तो यहाँ पे वो स्मेल जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं। रत्नागिरी में खेती के साथ साथ फिशिंग ये यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा व्यवसाय है, और मिरकरवाड़ा जेट्टी को माना जाता है महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा फिशिंग हार्बर। कई पीढ़ियों से इस गांव के 90% लोगों का व्यवसाय रहा है फिशिंग। मिरकरवाड़ा को तेज़ हवाओं और समुद्री धाराओं से सुरक्षित रखती है ये रत्न की पहाड़ियाँ। आज से पहले मैंने कभी भी फ़िश मार्केट नहीं देखी थी। एक अलग ही किस्म का जोश और माहौल महसूस किया। कई सारे मछुआरे व्यस्त होते हुए भी मुस्कुराकर हमसे बात करने के लिए हर बार तैयार थे। आप अगर फ़िश खाना पसंद करते हो तो आपने ज़रूर यहाँ विज़िट करना चाहिए। मैं फ़िश तो नहीं खाती, पर मुझे यहाँ के लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। मुंबई के बाद का सेकेंड लार्जेस्ट फिशिंग हार्बर यहीं पे रत्नागिरी में बन रहा है। पुणे, मुंबई, कोल्हापुर, सांगली, ये सारे जगह पे यहाँ से फिशेस जाते हैं। जो रत्नागिरी के फ़िश है वो इंडिया में बाकी सारे एरिया से बहुत ज़्यादा फ्रेश है। जैसे मुंबई में अगर कोई बोट जाता है फ़िशिंग करने के लिए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते के बाद लौटता है, बट यहाँ पे रत्नागिरी में वो कभी कभी 1 दिन में भी वापस आ जाते हैं, बट मैक्सिमम उनको 2 डेज़ लगता है जो बड़ी बड़ी फिशेस है। उस वजह से जो टाइम है रिटर्न आने का वो बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलती है। छोटा शार्क जैसा दिख रहा है ना, शार्क ही है। कितने किलो असेल? 7 किलो। तो अभी यहाँ पे पूरा मार्केट लगा है और सब लोग फ्रेश मच्छी खरीदने आए, इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इन्होंने तो बहुत सारी मच्छियाँ देख के उठा के भी देख ली, और कुछ 7 किलो की उन्होंने सुरमई भी उठाई थी जो 500 रुपये किलो की है, मतलब वो 3500 के आसपास हो गई। बट आज मुझे समझा कि टीचर स्कूल में ऐसे क्यों बोलती थी, मच्छी मार्केट है क्या ये? आज समझ में आया। स्टिंगरे, उसका पीछे का जो सेफ्टी है ना, जो स्टिंग कर दे, कट कर दे। इतना बड़ा स्टिंग है ना, उसका तो वो पूंछ भी नहीं काटा था। अपन ने छोटा देखा ना, उसके जगह इतना बड़ा था, और 2-3 है वहाँ पे, और 2-3 लोग उठा रहे थे उसको। 70-80 केजी का है ना वो। ये मिरकरवाड़ा जो है वो रत्नदुर्ग फोर्ट से बहुत ज़्यादा पास में है, 11 से 12 मिनट के डिस्टेंस पे। इनफैक्ट यहाँ से मुझे रत्नदुर्ग फोर्ट दिख भी रहा है। ये जो आपको हिल दिख रहा है यहाँ पे रत्नदुर्ग फोर्ट है। ये जो बोट वाले जाते हैं, हाँ, तो कितने दिन के लिए जाते हैं और कितने दिन के बाद वापस आते हैं? 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन के लिए जाते हैं, और 1 डे वाले भी रहते हैं जो 1 दिन में वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो डिफरेंस क्या है 2 दिन और 1 दिन वालों में? 2 दिन और 1 दिन वालों में डिफरेंस है कि फिशिंग बोट वाले रहते हैं वो 1 दिन के लिए जाते हैं, उनको प्रॉन्स, पॉम्फ्रेट वगैरह मिलता है। और जो सुरमई वगैरह वाले बोट जाते हैं ना, उनके 2 दिन का उनका ट्रिप रहता है। ओके। अगर 1 दिन में भी वापस आते हैं अगर मच्छी मिली। हाँ, ये डिफरेंस है यानी रत्नागिरी के फिश में, और एज कम्पेयर टू मुंबई और ऑल अराउंड द इंडिया है जो ये डिफरेंस है। इधर की मच्छी जो है सबसे A1 और अच्छी क्वालिटी की रहती है। ओके। हाँ, रत्नागिरी इसके लिए है ना फेमस है। दूसरा जो है बड़ा मार्केट उस साइड है। अच्छा। हाँ, जो उधर बड़े बड़े शिप्स लगते हैं डायरेक्टली। और हाँ, उधर वो उनका जो ऑक्शन अलग से होता है। हम खुद फिश सप्लाई करते हैं। अदीना सी फूड्स हमारे इसका नाम है। यहाँ पे सुबह का जो टाइमिंग था वो हमने कवर किया है 7 से 9 का। अभी थोड़ा फिश मार्केट शांत हो गया है, और ये उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिश ऐसे हाथ में लिए। क्या हेवी फिश थे रे? अब हाथ काट लिया क्या आपने खुद का? हाँ, फिश उठा है ना, यहाँ पे कटा है, तो सैनिटाइजर लगा है तो पूरा जला मेरे को। मिरकरवाड़ा के बाद हम पहुंचे मराठाओं के एक और ऐतिहासिक समुद्री किले पर,
जिसका नाम है रत्नदुर्ग। रत्नदुर्ग किला बनाया गया था 16वीं शतक में बहामनी सुल्तान द्वारा। 1660 में इस पर शासन कर रहे थे आदिल शाह और ईस्वी सन 1670 में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंकण के कई किलों के साथ साथ रत्नदुर्ग को मराठा साम्राज्य का एक महत्व का हिस्सा बनाया। 1710 से लेकर 1755 तक इस किले की भागदौड़ संभाली आंग्रे परिवार ने। फिर पेशवाओं ने और 1818 में कई और किलों के साथ साथ रत्नदुर्ग पर भी अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। रत्नदुर्ग फोर्ट एंटर करते ही सबसे पहले आपको भगवती मंदिर लगेगा और यहाँ पे उन्होंने एक पूरा मैप ड्रॉ किया है किले का। किला बहुत ज़्यादा ह्यूज है, हम पूरा देख भी नहीं सकते। वो सिर्फ हम जो देख सकते हैं वो है बाले किला। और बाले किला मतलब अपर फोर्ट होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी फोर्ट का, उसे बाले किला कहते हैं मराठी में। तो आज हम वही एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो हमने हमारा दिन स्टार्ट किया था मिरकरवाड़ा से, जो यहाँ पर है, और अभी हम यहाँ पर हैं। रत्नदुर्ग ये एक बहुत ही विशाल किला है जो 120 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कुल मिलाकर इस किले की सुरक्षा के लिए 29 बुरुज बनाए गए थे, जिसमें से 9 बुरुज है इस बाले किले पर। इस किले को भगवती किले के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर बसे भगवती मंदिर की वजह से। भगवती मंदिर के ठीक सामने सरखेल कान्होजी आंग्रे की प्रतिमा बनाई गई है, जिसे देखकर सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। रत्नागिरी में हम जब से आए थे, हमने कान्होजी आंग्रे की वीरता के कई किस्से सुने थे। कान्होजी आंग्रे मराठा नौसेना के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपने युद्ध नीति और वीरता से मराठा नौसेना को एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उस ज़माने में हर एक बुरुज को नाम दिया जाता था, जो भी सरदार उस बुरुज को प्रोटेक्ट करता था। तो जैसे इस बुरुज का नाम है रेडे बुरुज। हम रत्नदुर्ग फोर्ट से जाने वाले हैं कड़ेलोट पॉइंट पे। कड़ेलोट पॉइंट उसको बोलते हैं कि जो भी दुश्मन रहेगा या फिर जिसने भी गद्दारी की रहेगी, हाँ, उसको वहाँ से फेंक देते थे नीचे। जो ये मुझे फेंकने वाले। नहीं सब ऐसा सब मैं नहीं करता। कैमरा में कितने भोले बन रहे हो, मेरे को बोलते तुझे कड़ेलोट उधर से फेंकते थे। हाँ, कड़ेलोट मतलब वहाँ पे से नीचे धक्का दे देते। तो अगर मुझे कड़ेलोट पॉइंट से अगर मैं वापस नहीं आई तो आप सब लोगों को पता है कि किसको। ये व्लॉग का अगर एंडिंग मैं नहीं किया तो समझ जाने का कि किसी का तो कड़ेलोट हो चुका है। इस जगह से व्यू बहुत अच्छा है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़े रॉक्स है और पानी यहाँ का बहुत ज़्यादा ब्लू है और बहुत ज़्यादा क्लियर है। और वेताड़ बुरुज से आपको यहाँ के रत्नागिरी के लाइट हाउस का व्यू भी दिखता है। और सामने जो पूरा बाकी का फोर्ट है, फोर्ट एज सिर्फ अभी तटबंदी ही है, बाकी तो फोर्ट रूइंस में है, तो आपको वो पूरी की पूरी देखने मिलती है। और यहीं पे कड़ेलोट पॉइंट है। अभी मैं हूँ गणेश बुरुज में, जो आता है वाग्या बुरुज के बाद, और यहीं पे रत्नदुर्ग में के बाले फोर्ट की प्रदक्षिणा आपकी कंप्लीट होती है। और आप चाहे इसको फर्स्ट बुरुज बोलो या लास्ट बुरुज बोलो, वो डिपेंड करता है आप कौन से बुरुज से प्रदक्षिणा स्टार्ट कर रहे हो। इस किले पर एक स्ट्रैटेजिकली अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया है, जिसे मराठी में हम कहते हैं भुयारी मार्ग, जो बाले किले से निकलकर सीधा समंदर को मिलता है इस 300 फीट गहरी गुफा द्वारा। आपको पूरा फोर्ट घूमने के लिए हार्डली 15 से 20 मिनट लगेगा। सो रत्नागिरी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोगों ने जन्म लिया है, उसमें से एक है लोकमान्य तिलक, और अभी मैं उनके बर्थ प्लेस में हूँ। ये उनका घर है जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया और 10 साल की उम्र तक रहे भी है। अनफॉर्चुनेटली आज ये बंद है, कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें बंद रखी है, सिंस केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हम अंदर से नहीं देख पाएंगे। उन्होंने थोड़ी बहुत उनकी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, और यहाँ पे उनका एक बड़ा सा आइडल उन्होंने बनाया है लोकमान्य तिलक का। तो हम लोग सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, काश ये हम लोग अंदर से देख पाते, पर चलो ठीक है, बाहर से तो हमने घर देख लिया। पीछे भी काफ़ी बड़ा एरिया है और बहुत सारे पेड़ है, आम का पेड़ है, नारियल के पेड़ है, काफ़ी ग्रीनरी है बैक साइड पे। लोकमान्य तिलक के जन्मस्थल से कुछ समय के लिए हम वापस होटल रूम आ गए और फिर फ्रेश होकर हम निकल पड़े हमारे इस ट्रिप के आखिरी सनसेट देखने के लिए वायंगनी बीच पर।
वायंगनी बीच पर पहुंचने से पहले एक यहाँ पे छोटा सा लगून है। लास्ट टाइम हम वहाँ पे नहीं जा पाए थे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा धूप बढ़ गई थी। तो अभी पहले हम लगून जाएंगे और फिर जब सनसेट का टाइम हो जाएगा तब हम बीच पर जाएंगे। सन अभी नीचे जाना स्टार्ट करने वाला है, 5:30 बज चुके हैं। तो और मुझे आज का सनसेट मिस नहीं करना है बिकॉज़ ये बीच मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है हमारे इस ट्रिप का। तो हम जा रहे हैं अभी सनसेट देखने। पता ही नहीं चला ये 7 दिन कैसे बीत गए। जब रत्नागिरी आए थे तब इस जगह से कोई नाता नहीं था, पर अब जाते समय कई सारे नए रिश्ते, कई सारी यादें, ढेर सारा प्यार और इतिहास हम साथ लेकर जाएंगे। हमारा रत्नागिरी का ये ट्रिप यहीं ख़त्म होता है, पर रत्नागिरी सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है और 2 वीडियोस आएंगे। तो चलिए आप सभी को अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय वंडरर्स।